नमस्ते। हमारी साप्ताहिक बातचीत अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, नमस्कार। अब पार्टी विद अ डिफरेंस की जो पार्टी हरदम बैटल मोड में रहती है, हरदम इलेक्शन मोड में रहती है, जिसके प्रधानमंत्री को हमने तो कभी मतलब भाजपा के नेता ही के रूप में देखा। देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो कम ही बात करते हैं या कभी नहीं बात करते हैं। वो हरदम इलेक्शन खत्म होने के दूसरे दिन से वो फिर इलेक्शन रैली को ही संबोधित करते होते हैं। और अब तो वो लोकसभा के अंदर भी इलेक्शन रैली को ही संबोधित करते हैं। ऐसी पार्टी के एक लिस्ट आई है, अभी उनकी पहली लिस्ट आई, उसकी ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी, सब चैनल ने चलाई। ब्रेकिंग न्यूज क्या भाई? ब्रेकिंग न्यूज कि नरेंद्र मोदी जी का बनारस से टिकट हो गया। ब्रेकिंग न्यूज अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे। ब्रेकिंग न्यूज राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे। लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, कई लोगों ने, गौतम गंभीर ने पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया क्योंकि उनका टिकट कट रहा था। दूसरे जयंत सिन्हा ने झाड़ लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन का जैसा टिकट कटा, वो बेचारे कह रहे हैं कि अब मैं प्रैक्टिस ही करूंगा। हालांकि पिछली बार जब उनका टिकट कटा था तो किरण बेदी की जगह जो बीजेपी का हाल हुआ तो सबको याद है। उधर एक पवन सिंह अपना कुछ कुछ अभद्र गाने के चक्कर में उनसे बीजेपी ने कहा कि उन्होंने खुद वापस ले लिया। हमारे बाराबंकी, हमारे बगल के उपेंद्र रावत जी हैं, सिटिंग एमपी हैं, वो कहते हैं कि मेरी, अरे भाई अगर तुम सही हो तो हाथ कंगन को आरसी क्या कहो, मैं बिल्कुल मैं इसमें हूं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाएगा तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उनके कुछ अभद्र वो आ गए हैं वीडियो। ये बीजेपी में पार्टी विद डिफरेंस में अच्छा, वो नितिन पटेल उधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वो भग गए। ये पार्टी विद डिफरेंस में हो क्या रहा है अशोक भाई, ये पहली लिस्ट को लेके? देखिए आनंद भाई, पहली लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं। 195 सीट्स अनाउंस हुई है, लेकिन ये जब लिस्ट देखी मैंने, तो मैं गोदी मीडिया के विश्लेषण पे जाने के बजाय जब मैं विश्लेषित करने लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं भाजपा खुद, मतलब मोदी की गारंटी, मोदी जी सब दूर बोलते हैं, लेकिन अब उनको खुद को भी गारंटी शायद नहीं रही। ऐसी कई चीजें दिखती हैं। आ, कुछ लोगों ने जो बोला, देखिए, डॉक्टर साहब एक ईएनटी स्पेशलिस्ट थे। हर्षवर्धन बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनकी प्रैक्टिस थी, समाज सेवा के लिए जाने जाते थे। पूरे एरिया में लोग उनको भगवान मानते थे। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने अपना समाज सेवा का काम नहीं छोड़ा। लेकिन 2014 के बाद जब वो लगातार अपमानित हो रहे हैं, तो हर इंसान का एक लिमिट होता है। अपमानित होने का भी लिमिट है। इससे ज्यादा और अपमानित होने से अच्छा कि हम घर बैठे। और यदि आप मिले डॉक्टर हर्षवर्धन से, तो बहुत ही डाउन टू अर्थ और सोबर इंसान है। मिसफिट फॉर टुडेज पॉलिटिक्स, जो दरबारी पॉलिटिक्स है आज के डेट में, दरबार में जी हुजूरी करने वाला, वो उनमें नहीं है। संघ के शाखा से निकले हुए लोग हैं ये। तो कहीं ना कहीं वो असहज थे, तो उन्होंने सन्यासी ले लिया। नितिन पटेल के साथ जो लगातार हो रहा है, मतलब जब मुख्यमंत्री पद पे वो दावेदार थे, और जब आनंदीबेन के बाद उनको लगा उनको बिठाया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से उनको ठिकाने लगा दिया गया, वो भी भग लिए। गौतम गंभीर को टिकट मना कर दिया, ये उनको पता था, तो पहले ही बोल रहे थे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे एक समझ में नहीं आता, यदि आपने क्रिकेट ही खेलना था तो भाई साहब 5 साल बर्बाद क्यों किए? मैं भी, मेरे क्षेत्र के सांसद है वो। और भाजपा को भी ये समझ में आती है कि ये जितने भी नचैये हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी पत्रकार हैं, इनको जब टिकट विकेट देते हैं ना, मतलब सभी राजनीतिक दल, तो ये इसलिए देते हैं कि थोड़ी बहुत उनकी क्रेडिट, मतलब वो थोड़ी एक सेलिब्रिटी स्टेटस होता है। क्योंकि जिस राजनीतिक दल में बैंक्रप्सी आती है, वही राजनीतिक दल कभी उसमें हेमा मालिनी, तो कभी धर्मेंद्र, तो कभी सन्नी देओल, ये तीनों की तीनों एक ही खानदान के लोग, और ये परिवारवाद पे बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। थोड़े अपने गरिमा में झांक के देखे तो पता पड़ जाएगा। पूरा देओल कुनबा आपने जोड़ दिया, किस लिए भाई? सनी देओल ने एक मुंह नहीं खोला। अभी वो कंगना रनावत का नाम आता है, तो कभी अक्षय कुमार का नाम आता है। ये लोग क्यों चाहिए इनको? भोजपुरी तो सारे ही भोजपुरी के लिए तो डंपिंग ग्राउंड हो गया बीजेपी। जो भी भोजपुरी सेलिब्रिटी है उसके लिए बीजेपी टिकट लेके तैयार रहती है। वो पवन सिंह को दिया, पवन सिंह के जो गाने थे इतने वाहियात थे, तो उन्हें लगा कि वहां ममता के खिलाफ लड़ना है और मातृशक्ति की बात करनी है, तो जरा पवन को साइड को रखे, तो पवन को दे दिया। लेकिन आपने जब पवन का टिकट किया, तो आपकी इतनी बैंक्रप्सी है, वहां लोग नहीं है आपके पास। और आपने पवन का स्टेटस देखा, लेकिन किस टाइप का वो है।
किस टाइप के आप, मतलब कल पोर्नो फिल्मों की चल जाएगी इनको टिकट देने में, क्योंकि उसका नाम है। मतलब इतने लो लेवल पे जब आप उतर के काम करोगे तो यही नतीजे आएंगे। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि इसमें मोदी जी की गारंटी नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार आरोप लगते हैं कि भाई इनके अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन टूट गया, कांग्रेस का अरोगेंस है, ये है वो है सारी दुनिया में। लेकिन इंडिया गठबंधन ने क्या किया? इंडिया गठबंधन का एक सीट शेयरिंग हो गया यूपी में, एक हो गया दिल्ली में, महाराष्ट्र में सॉल्व मतलब ऑलरेडी तय है, डीएमके के साथ ऑलरेडी तय है। अब इंडिया गठबंधन में कोई झगड़े नहीं है, नहीं, जो होना गुजरात था और हो गया। हरियाणा, गुजरात यही हरियाणा में मैं हो गया। वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, हाँ गुजरात हरियाणा में हो गया। अब मुझे बताइए आप, एनडीए गठबंधन 3 राज्यों में खेल है। बिहार में गठबंधन की सरकार है, हरियाणा में गठबंधन की सरकार है और महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। 195 टिकट में एक भी सीट बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां गठबंधन में पेच पड़े हैं। इस बारे में कोई गोदी मीडिया बोलने को तैयार नहीं होगा। दूसरा, जब भी किसी बीजेपी के नेता से कहो तो वो कहता है कि लोकसभा में हमारी गिनती 100 से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश की 80 और गुजरात की 26, कुल मिला के 106 सीटों से हम आगे चलते हैं। जब ये लोग ये बात करते हैं तो ऐसा क्या हुआ कि गुजरात जो आपका होम स्टेट है, वहां आपने 15 सीटें अनाउंस कर दी, 11 अभी रोक के रखी। राजस्थान जहां 25 से 25 आपने स्वीप किया था, वहां 10 सीटें रोक रखी है। इसका मतलब पेच फंसे हैं, अंदरूनी विद्रोह है। तो हर राजनीतिक दल में विद्रोह होता है, हर राजनीतिक दल में अलग अलग विचारधारा होती है। तो ये मात्र दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, तो इनका तो गुजरात और राजस्थान की सीटें जब आधी आधी थी, उससे ही समझ में आ गया। 5 सीटें मध्य प्रदेश में रोक के रखी आपने। इसके मायने हैं आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं उन सीटों पे। आपने केरल की 12 सीटें अनाउंस कर दी। आपको मालूम है केरल में सभी दूर डिपॉजिट जब्त होना है, तो आपने 12 कर दी। वो कॉन्फिडेंस आपको गुजरात में क्यों नहीं, खुद के राज्य में? वहां 11 सीटें क्यों रोकी है? रही जी महाराष्ट्र की अशोक बात, जी। महाराष्ट्र में बार बार आरोप लगता है कि गडकरी का टिकट कटेगा। ये गडकरी का टिकट काट नहीं पाएंगे आनंद जी। खुला गडकरी ज्यादा तकलीफ वाला होगा। ये क्या करेंगे? ये गडकरी को टिकट देंगे और पूरा हरवाने का प्रयास करेंगे। इससे गडकरी अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बंधे रहेंगे, ये प्रयास ही करेंगे। या गडकरी जी का मार्जिन इतना कम हो कि हास्यास्पद लगे कि चलो 4000 से जीत गए, बड़े मुश्किल से जीत गए। ये गडकरी जी को जब कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पे उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, तो अब उन्हें ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये जनता में बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, भले ही लोग कुछ कहें इनके बारे में। लेकिन वो गडकरी है, संघ पीछे खड़ा है, वो इतनी कच्ची गोलियां वो भी नहीं खेले। और रही गडकरी के वक्तव्य की बात, तो बेबाक आज से थोड़ी बोलते हैं, वो तो जब से राजनीति में तब से बेबाक बोलते आ रहे हैं। और जो वस्तु स्थिति है वो वस्तु स्थिति है। किसानों की, यदि यवतमाल जिले में किसानों की आत्महत्या है, अमरावती में, विदर्भ में जहां से गडकरी आते हैं वहां आत्महत्या हो रही है, तो गडकरी किस मुंह से कहेंगे कि किसानों की स्थिति अच्छी है? गडकरी अभी इतने ट्रेंड नहीं हुए हैं, ना उनकी चमड़ी इतनी मोटी नहीं हुई गेंडे की कि ये कहे कि पूरा देश मेरा परिवार है। यदि देश आपका परिवार है तो कौन अपने परिवार के सदस्य पे अन्याय होने देता है भाई? पूरा मणिपुर जल रहा था तो वो आपका परिवार नहीं था। जो किसान धरने पे बैठे हैं वो आपका परिवार नहीं है। जो आए दिन दलित पीट रहे गुजरात में वो आपका परिवार नहीं है। कौन सा परिवार है भाई इनका? ये महाराष्ट्र में जाके परिवारवाद पे बोलते और बोलते शरद पवार ने अपना घर बनाया। अरे शरद पवार ने जिसको बनाया वो अजित पवार तो आपकी गोद में बैठा है। फिर आपको एकनाथ शिंदे और इसका बेटा चल जाता है, छगन भुजबल उसका भतीजा और बेटा चल जाता है। अब अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार जी को उतारेगा चुनाव में, वो चल जाता है।
और अभी बिहार में भाषण दे रहे थे कि भाई आंबेडकर जी ने, लोहिया जी ने, गांधी जी ने कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। तो आंबेडकर जी ने, लोहिया जी ने, गांधी जी ने कभी परिवारों को खत्म भी नहीं किया। 700 किसान शहीद होने पे यदि आप कहते हो कि मेरे लिए शहीद हुए क्या, ये काम लोहिया, महात्मा गांधी और आंबेडकर ने कभी नहीं किया। आंबेडकर, लोहिया और गांधी ने कभी नहीं बोला कि ये देश का संविधान अब काम का नहीं है। आंबेडकर, गांधी और लोहिया कभी मंदिर में किसी की प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं गए। आंबेडकर, लोहिया और गांधी जी, इन तीनों ने झूठ का पुलिंदा नहीं रचा। उन्होंने नाली पे उल्टा मटका रख के गैस इकट्ठा नहीं किया। गांधी जी ने, लोहिया जी ने और आंबेडकर जी ने सैन्य को ज्ञान नहीं दिया। गांधी जी, लोहिया जी और आंबेडकर जी की डिग्रियां ओरिजिनल थी। यदि वो इंग्लैंड में पढ़े तो गांधी जी ने बोला मैं इंग्लैंड में पढ़ा। यदि इंग्लैंड में पढ़े आंबेडकर जी तो बोला मैं इंग्लैंड में पढ़ा। लोहिया जी के एजुकेशन को लेके कभी भ्रांति नहीं हुई। कभी आंबेडकर, गांधी और लोहिया, इनके माता के बारे में कौन जानता है? मुझे बताइए, आज हम बैठे हैं यहाँ पे। उन्होंने कभी अपने माता को नहीं बेचा, अपनी गरीबी को नहीं बेचा, अपने संघर्ष को नहीं बेचा। कभी आपको गांधी जी का कोई भाषण सुनाई देता है कि मैंने साउथ अफ्रीका में बहुत बुरे दिन काम किया, बहुत बुरे दिन किया? ऐसा कभी नहीं। महात्मा गांधी ने देखा कि यदि इस देश के जनता के पास पहनने को कपड़े नहीं है तो उन्होंने पंचे पे आ गए। यह आदमी लाखों का सूट पहनता है और उसके बाद थोड़ी भी, अरे जन की नहीं तो मन की तो रखो भाई। इनको नैतिक अधिकार नहीं लोहिया जी का, गांधी जी का और आंबेडकर जी का नाम लेने के लिए। जी, जिस आंबेडकर की संविधान की रोज आप धज्जियां उड़ाते हैं, जिनकी अध्यक्षता में संविधान बनाया, आप सनातन धर्म पे आवाज उठाने पे खरगे के बेटे या स्टालिन के बेटे को कटघरे में करते हैं, तो आंबेडकर जी ने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा? क्या आपकी औकात है उसको एक्सेप्ट करने की? आपको आंबेडकर सिर्फ इसलिए चाहिए कि आंबेडकर जी के पीछे इस देश का पिछड़ा इकट्ठा होता है। आंबेडकर जी आपके लिए एटीएम है, महात्मा गांधी आपके लिए एटीएम है, लोहिया जी आपके लिए एटीएम है। मैं अशोक भाई, मैं एक करके उस बात को कंप्लीट कर लूंगा, फिर खत्म करूंगा। मैं जरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको याद सिर्फ दिला दूं। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में खेल होगा। खेल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है अशोक भाई। उत्तर प्रदेश में इस बीजेपी की 51 सीट में 44 सिटिंग एमपीज हैं। एक का भी टिकट काटने की हिम्मत नहीं हुई, एक का भी नहीं कटा है। और दूसरी बात मैं बता दूं, उसी तरफ भी इस बीजेपी ने उसके पूरे संसदीय दल में जो सबसे दो वरिष्ठतम एमपी हैं, संतोष गंगवार और मानेका गांधी, जो 8-8 बार के एमपी हैं उत्तर प्रदेश के हैं, उनका टिकट क्लियर नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, मन में बदला लेने की प्रवृत्ति। कंफ्यूज नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। जो आकलन आप और हम सब कर रहे हैं, वो आकलन उनके पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब की बार 400 पार, 370 पार, ये सिर्फ आवाज देने की बात है। वो आज लालटेन का मजाक उड़ा रहे थे, एक राजकीय दल के सिंबल का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं तो सूरज की रोशनी देना चाहता हूं एक घर में, और अभी लालू जी अभी भी लालटेन लेके घूम रहे हैं। अरे उनका सिंबल है लालटेन, आपका सिंबल कमल है। कमल जो है कीचड़ में खिलता है। तो क्या कल राजनीतिक दल ये कहे कि इस कीचड़ से दूर रहो? यदि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कीचड़ कहा जाएगा? कतई नहीं कहा जाएगा। सिंबल सिंबल होता है, किसी का हाथ, किसी का साइकिल, किसी का मशाल। जी, मैं अशोक भाई एक जगह का और आपसे जरा पूछ लूं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत लोगों की शायद नजर नहीं जा रही है। नीतीश जी सारे काम धाम छोड़ के साइंस सिटी घूमने जा रहे हैं। मतलब
एग्जाम के समय अगर आपके बच्चे का एग्जाम हो तो आप कहेंगे साइंस सिटी छोड़ो, पहले इम्तिहान की बात करो, तुम साइंस सिटी घूमने जा रहे हो। वो साइंस सिटी चले जा रहे हैं विदेश में घूमने। अच्छा, नीतीश जी पुराने हुआ है, कोई पहली बार विदेश नहीं जाना है कि मान लीजिए पहली बार जा रहे हैं तो उत्साह में छोड़ दिया चलो। आज मोदी जी बिहार में थे, वहां का चीफ मिनिस्टर उनकी रैली में नहीं थे, जबकि नीतीश जी और उनको, मतलब अभी गए नहीं है नीतीश जी, उस समय वो थे, जहाज का कोऑर्डिनेशन हो सकता था। दूसरा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार जा रहे हैं तो वो सारे मेढक तौलने की बात है, सारे मेढक एक जगह नहीं आ पा रहे हैं। अगर रामविलास पासवान के भाई आ रहे हैं तो लड़के नहीं उस पे आ रहे हैं, अगर नीतीश जी आ रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं आ रहे हैं, वो लोग उनकी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये एनडीए अभी अभी उसको बहुत रास्ता चलना है बिहार में कम से कम। मैं एक चीज इसलिए आपसे पूछ लूं, लालू यादव को तो मैं ये मानता हूं कि इस देश का एक व्यक्ति जो आम आदमी से कनेक्ट होता है, वो लच्छेदार भाषा नहीं बोलता है, वो आम आदमी से कनेक्ट होता है। और उस समय बीमारी की हालत में उसने मोदी जी के वहां पे चोट की है जहां पे सबसे ज्यादा तिल मिला गए हैं। उसने मोदी जी के हिंदू होने पे क्वेश्चन किया और तथ्य के साथ किया, और मोदी जी के परिवार पे क्वेश्चन किया, क्योंकि ये कहते थे ना इनके इतने बच्चे, तुम क्यों नहीं पैदा किए भाई, तुम मेरे बच्चे तो तुम। उन्होंने दोनों चीजों को, जिस लिहाज से केवल लालू यादव इस देश में कह सकते हैं और कोई नहीं। मैं इस पे भी क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं मोदी जी उस पे, मेरा मोदी परिवार, ये परिवार क्या कर रहा है। मोदी जी के पास जब सवालों के जवाब नहीं होते तो मोदी जी कहीं उसको दूसरी जगह एंगल पे ले जाते हैं। मोदी जी को जब कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया तो मेरे हाथ में खून लगा हुआ है, मेरे हाथ में खून लगा है, ऐसे बोल के उन्होंने उसका ये कर दिया। या मुझे नीच बोला, मुझे नीच बोला, मुझे नीच बोला, आपके बेटे को नीच बोला, आपके भाई को नीच बोला, ये बात ऐसी वो उनको अक्सर उनको करने की आदत है। उन्हें कहा पूरा देश मेरा परिवार, तो ऐसे मुखिया को क्या करूं मैं, जिस परिवार के 81 करोड़ लोग भूखे सोते हो रात को। बोले मैं गरीब को अनाज देता हूं ताकि उसका पेट भरे। तो क्या इसके पहले 2014 के पहले क्या बिना अनाज के लोग भूखे सो रहे थे? मोदी जी ऐसी कौन सी पनौती है आप कि आप आने के बाद आधा देश 60% देश भूखा सोने लगा? कभी आपने अपने बारे में आत्मावलोकन किया कि ऐसी मैंने क्या गलतियां की कि 81 करोड़ लोगों को रात को भूखा सोना पड़ रहा है? पहले तो नहीं सोते थे, पहले तो बिना अनाज का भी देश चल रहा था, पहले तो रुपए की कीमत भी ठीक थी, पहले तो महंगाई भी इससे कम थी। असल में मोदी जी का परिवार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपति हैं, बाकी जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं वो मोदी जी का सौतेला परिवार है। बंगाल के 8,000 करोड़ रुपए रोको क्योंकि प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा राशन की दुकान पे। वो 8,000 करोड़ रुपए से क्या होना था? किसानों का धान खरीदे जाना था। कर्नाटक चावल मांग रहा है, पैसा देके चावल मांग रहा है, तो एफसीआई को बोलो कि अब हम सरकारों को नहीं देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे चावल, महंगाई कम करनी है। ये क्या है? ये बदले की भावना नहीं है तो क्या है? कौन सा देश आपका है भाई? क्या कर्नाटक की जनता ने आपको इतने साल भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं दिया? क्या इसके पहले बंगाल ने आपको 73 सीटें दी तो क्या वो लोग आपके नहीं, आपका मतदान नहीं था वहां पे? इतना विंडिक्टिव होना नहीं चाहिए किसी केंद्र सरकार को। महाराष्ट्र से 2-2 बड़े प्रोजेक्ट उठा के ले गए गुजरात में। अरे आप प्रधानमंत्री गुजरात के हो कि पूरे देश के हो? महाराष्ट्र में तो सरकार भी आपकी है, क्योंकि पुराना छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत लूटी, कितना बदला लोगे आप? एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का बोलते हो और उन्होंने सूरत लूटी इसलिए आप महाराष्ट्र लूटने जाते हो। ये क्या है? इसके बाद जो भी देश राज्य का प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने ही राज्य में सारा ले जाएगा तो कैसा होगा? मुंबई खाली होती जा रही है, सारे बड़े ऑफिसेस मुंबई के लेके चले गए। कहां गई महाराष्ट्र की अस्मिता? ये दुर्भाग्य है मराठी नेताओं का कि सत्ता का लॉलीपॉप और मक्खन खाने के लिए पूछ हिलाते हुए सामने दिल्ली दरबार में घूमते हैं। तो कुल मिलाकर जब कोई सही सवाल उठाते हैं उसका जवाब नहीं देते। हाँ, ये बड़े आत्ममुग्ध हो जाते हैं जब विश्व का सबसे बड़ा
सवाल जिसके पूरे विश्व का संकट हल हो जाएगा कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उस सवाल का जवाब बड़ा खिलखिलाते हुए देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। बाकी जवाब देने की स्थिति नहीं है। क्या जी जवाब देंगे? क्या महंगाई पे बोलेंगे? क्या बेरोजगारी पे बोलेंगे? क्या पेपर लीक होने पे बोलेंगे? क्या मणिपुर पे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बोलेंगे? क्या जी उद्योगपतियों को जो देश लुटाया जा रहा है क्या बोलेंगे? क्या अडानी जी पे बोलेंगे? क्या हिंडनबर्ग पे बोलेंगे? जी जी। मैं अशोक भाई, एक और बहुत मतलब इस समय गंभीर बात हुई है देश में, और कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया है या उस पर रिएक्ट नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूं जस्टिस गंगोपाध्याय, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हैं। जितनी मेरी समझ है, अगर आपके दफ्तर में भी कोई काम करता है, आपके दफ्तर में जो प्राइवेट दफ्तर है वो इस्तीफा देता है, तो आप जब तक इस्तीफा मंजूर ना करें, वो आपके हाथ से काम कर रहा है। इस देश के जज साहब जो हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। मुझे अभी तक नहीं पता उनका इस्तीफा मंजूर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो जज रहते हुए उन्होंने जिस तरह के वक्तव्य दिए, उन्होंने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा, फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा, फिर उन्होंने जज रहते हुए, क्योंकि उनका इस्तीफा तब तक मंजूर नहीं हुआ था, ये बताया कि मेरी बीजेपी वालों से बात हो रही थी, बीजेपी वाले मुझे अप्रोच किए, मैं उनको अप्रोच किया, 7 दिन के अंदर डील फाइनल हुई। ये क्या देश है भाई? और उसका इंपीचमेंट नहीं हो रहा है। उस जज को, आपका इंपीचमेंट इज द फर्स्ट थिंग टू डू। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप कुछ का, आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, टीएमसी को गिर जाना चाहिए, इट शुड क्रम्बल डाउन, ये बेईमान पार्टी। अरे आप जज हैं भाई। मैं जरा इस पे भी एक वक्तव्य अशोक भाई आपसे समझना चाहूंगा आनंद जी, कि आनंद जी, सत्ता के दलाल सिर्फ पत्रकारिता में नहीं घुसे हैं। ये दुर्भाग्य है, सत्ता के दलाल ब्यूरोक्रेसी में भी है। जो ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी का रिटायर्ड होने के बाद चुनाव लड़ता है, या कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से पद से रिटायर्ड होने के बाद एमएलसी बनता है, तो इसका मतलब इतने दिन तक सत्ता में जो था, तो उसने एक राजनीतिक दल के लिए काम किया। पत्रकार जब ये काम करते हैं तो वो एक दल के लिए काम करते हैं, तभी आप उतर के टिकट, एक रातों रात टिकट फाइनल नहीं होता, या रातों रात तय नहीं होता कि रात को आप सो गए, एक इंजेक्शन मिला आपको बीजेपी का और आपके पूरे मस्तिष्क में बीजेपी बीजेपी आ गया। मुझे याद है अरुण जेटली जी के वो लोकसभा का वक्तव्य, सॉरी राज्यसभा में दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि किसी भी जज के, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को रिटायरमेंट के बाद जिस पद पे बिठाया जाता है, उस पद पे बिठाए जाने के पहले, मतलब रिटायरमेंट के पहले, उनके दिए हुए फैसले के साथ तोलना चाहिए। आपको राज्यपाल बनाया जाता है, आप इधर सरकार को बेल आउट करते हो, आपको राज्यसभा दी जाती है, आप सरकार को इधर बेल आउट करते हो। यदि ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, तो इन्होंने ममता सरकार से जुड़े 14 केसेस सीबीआई और ईडी को सौंपने का काम किया था। आज देश में बेरोजगारी की त्राही त्राही है, और उन्होंने एक झटके में 36,000 नौकरियां खा गए थे। ये जज क्या ममता को पीड़ित करने के लिए वहां बैठे हुए थे? और लोकसभा चुनाव एक साल बाद और होता, तो एक साल तक ऐसे ही सरकार के खिलाफ ये लगातार, इन्होंने जितने बंगाल में विपक्ष के खिलाफ दिए हुए जजमेंट है, उसको फिर से एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। और न्यायपालिका को अपने बारे में भी एक अनुशासन की एक कुछ जारी करना होगा। जज रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक उसका लॉक इन पीरियड होना चाहिए, या इस्तीफा दे या रिटायरमेंट हो, दोनों जगह पे 5 साल तक वो काम नहीं करे और 5 साल के बाद काम करे, या कोई पॉलिटिकल जी पार्टी ज्वाइन करे। ये कुछ ना कुछ एक आचार संहिता होनी चाहिए। यदि ऐसे हर सेक्टर में राजकीय दलों के दलाल घूमने लगे, तो फिर ये भारत के संविधान का क्या होगा? संविधान के 3 स्तंभ यदि इन दलालों ने खोखले कर दिए, तो फिर मेरे संविधान का क्या होगा? इस देश का क्या होगा? लोकतंत्र का क्या होगा?
चौथा स्तंभ तो मैं मानता ही नहीं मीडिया को। वो कब का दिमाग लग के खा चुके, उसको खत्म हो गया, टूट गया वो। लेकिन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यदि इसमें ये लोग अंदर से भरे हुए हैं तो फिर पता पड़ता है, ऑब्वियस पता पड़ता है, गिव एंड टेक का मामला है। तो फिर न्यायपालिका न्याय देती है या न्याय बेचती है, ये सवाल उठेगा। और न्यायपालिका भी खर्चा कोई आसमान से नहीं आता, इसी देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता है। मैं टैक्स देता हूं, मेरे भी टैक्स का कुछ हिस्सा न्यायपालिका पे खर्चा होता होगा। इतना तो पूछने का अधिकार है। यदि नागरिकों से, इस देश के राजनीतिज्ञों से, इस देश के डॉक्टरों से, आर्मी ऑफिसर्स से, यदि इस देश के किसानों से, इस देश के हर नागरिक से, देशवासियों से न्यायपालिका सर्वधर्म समभाव की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, समाज में ऐसा कुछ न करो ऐसी बात करता है, तो क्या अपने आप में भी कुछ उनको देखना नहीं चाहिए? क्योंकि आप मंगल ग्रह से नहीं आए महामहिम, आप हम ही लोगों के बीच में से उठ के गए हो। तो न्यायपालिका को इसका भी संज्ञान लेना होगा। मात्र कोलिजियम करके नहीं चलना होगा। कोलिजियम के लिए तो आपने वो सरकार ने बनाया हुआ कानून स्ट्रक डाउन किया, तो एक नया आपको आचार संहिता भी घोषित करनी होगी। और 5 साल का लॉक इन पीरियड रखिए। 5 साल आप नहीं करेंगे ये काम। हाँ, कुछ बहुत ईमानदार भी जज साहबान होंगे कि जो सोचते होंगे कि हमने यदि छोड़ दिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो आप लीगल प्रैक्टिस करिए, जिसके लिए जाने जाते हैं। लीगल प्रैक्टिस छोड़ के आप कोई भी काम करेंगे, आप अटॉर्नी जनरल भी बनेंगे किसी राज्य के, तो भी ये गलत बात है। जी ये बहुत ही, और ये ऑब्वियस दिखता है सामने। तो फिर बंगाल में क्या हुआ? ममता गलत थी, उनकी सरकार गलत थी, या फिर न्यायपालिका गलत थी? जो एक राजनीतिक पार्टी का एजेंट बन के यदि अंदर बैठा हो तो क्या अपेक्षा की जा सकती है? न्यायपालिका को एक बार फिर से अपने बारे में भी आत्मावलोकन करने की सख्त जरूरत है। जी मैं अशोक भाई, एक अंग्रेजी का वो बहुत फ्रेज यूज होता है, कुड प्रो क्यो, मतलब किसी के बदले में कुछ वो लेना, उपकार करना। ये साफ जाहिर हो रहा है कि टिकट देके, क्योंकि सरकार भी नंगी हो रही है, इनको अगर टिकट दे रही है बीजेपी तो इनको पुरस्कृत कर रही है ममता बनर्जी को तंग करने के लिए। ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, इस पे कोई घुमा फिरा के कहने की बात नहीं है। और मैं एक और चीज अशोक भाई, दर्शकों, ये रिटायर नहीं हुए हैं, ये भाई साहब इस्तीफा दिया इन्होंने, और अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। मैंने आपको यही कहा आनंद जी कि यदि 1 साल बाद लोकसभा चुनाव होते तो 1 साल तक फिर ये बैठे रहते अंदर, और ऐसा ही न्यायपालिका की मजाक उड़ाते हुए किसी पार्टी के दलाल बन के न्याय बेचते होते। जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब तो शायद अगली बार जब हम लोग बात कर रहे होंगे तब तक मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनाउंसमेंट या डेट आ चुकी होंगी। हाँ जी, और तब शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे कुछ सीटों का आंकलन करने के लिए। अभी हम लोग सीटों की बात नहीं कर रहे हैं बहुत। थैंक यू सो मच अशोक भाई, थैंक यू।